Assalamu alaikum and welcome back to Ask Your Pharmacist Mariam YouTube channel. Today we'll be discussing about the chapter 1 of Pharmaceutical Management and Marketing by Dr. Nadeem Irfan Bukhari. The name of the chapter is Management. This chapter will be on three parts, part 1, part 2 and part 3. For better understanding, please तीनों videos को जरूर देखें. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे सपोर्ट करने के लिए काइंडली मेरे चैनल आस्क फार्मेसिस्ट मरियम को सब्सक्राइब कर दें. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो इसको आगे अपने फार्मेसी सर्कल में शेयर कर दें. और इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं. आई विल मच अप्रिशिएटेड और मैं जरूर इसको रिप्लाई भी करूंगी. तो चलिए आज के लेक्चर ऑन द मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. और जो हमारे फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं जो मार्केटिंग और जो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जाते हैं वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं. तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में मोस्टली यही रोल प्ले करता है एक फार्मासिस्ट के वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिसिन होती हैं उनका सेल करवाता है और मैक्सिममली जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इंश्योर करवाता है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर टू द डिफरेंट फार्मेसीज हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट एरियाज जहाँ पर क्लिनिक्स वगैरह में जहाँ पे वो ड्रग्स जो है वो यूज हो सकती है. इसके अलावा दे मेक श्योर कि जो फार्मास इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ जो है वो बेटर प्रोडक्ट्स जो है उनको प्रोवाइड करे विद बेटर सर्विसेज. और मैनेजमेंट के साथ वो उन चीज़ों को मैनेज भी करे ताकि जहाँ पे भी वो वर्क कर रहा है एक फार्मासिस्ट चाहे वो किसी फार्मेसी रिटेल पे कर रहा है कम्युनिटी पे कर रहा है किसी हॉस्पिटल पे कर रहा है तो या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप में काम कर रहा है तो वहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट का एक रोल है जो फार्मासिस्ट हमेशा प्ले करता है. तो इसके लिए एक जो फार्मासिस्ट है उसको मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और मैनेजमेंट के डिफरेंट टैक्टिक्स जो है वो उसको जरूर पता होने चाहिए. So in this lecture, we will be studying about the management. The management is designing and maintaining an environment in which individual work together in a group to complete their selected objectives within an organization. यानी तमाम लोगों के अलग अलग रोल होंगे but they will work together individually and their task is that कि वो अपने रोल को अपने गोल को जो है वो कंप्लीट करें in a better way. तो मैनेजमेंट को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज डिजाइनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एनवायरनमेंट. यानी मैनेजमेंट में हमने एक इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन कर लिया जिसमें सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अपना रोल प्ले करने के साथ जो अपने वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अचीव कर रहे हैं. इफेक्टिव प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. यानी सबसे पहले प्लान करना है देन उसको ऑर्गेनाइज करना है उसको डायरेक्ट करना है उसको कंट्रोल करना है इज द ह्यूमन एफर्ट डायरेक्टिंग टुवर्ड द स्पेसिफिक एंड्स. उस स्पेसिफिक गोल की तरफ उसको डायरेक्ट करती है इन अ कंपनी और इन एनी डिपार्टमेंट और इन एनी सेक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन अचीव देयर गोल थ्रू दैट इन्वायरमेंट इन. तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैनेजमेंट को देखें तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मतलब हम उसमें प्लानिंग भी कर रहे हैं मैनेजमेंट में कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं कौन क्या क्या कर रहा होगा डायरेक्टिंग भी करेंगे कौन क्या क्या रोल स्पेसिफिक प्ले करेगा किसने क्या काम करना है क्या नहीं करना और कंट्रोलिंग उन लोगों को देन वी विल कंट्रोल देम एंड वी विल मोल्ड देयर एक्शन टू अचीव द गोल. And controlling, directing, organizing, planning human efforts within an organizational framework and economic environment of the firm to achieve the objective. जो भी objective है उस organization को उसको वो achieve करेंगे. Management can be defined and other words अगर हम इसको देखें other words too. For example, it is an activity which plan, organize, and control operations of the basic elements of man, materials, machines, method, money, market, providing the directions and coordination and giving leadership to the human efforts so to achieve the objective on enterprise. मतलब मैनेजमेंट में हम ह्यूमन रिसोर्स मनी कैपिटल रिसोर्स methodologies मशीन्स मटेरियल्स डायरेक्शंस और अपनी एफर्ट्स को जो है डायरेक्ट करते हैं टू अचीव द गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज. और सिंपली अगर हम मैनेजमेंट को डिफाइन करें द मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टिंग टूवर्ड्स स्पेसिफिक एंड्स. मींस हम उन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टू डायरेक्ट टूवर्ड अ स्पेसिफिक नीड. वो नीड हमारा ऑर्गेनाइजेशन की कोई गोल भी हो सकती है और कोई ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है. मैनेजमेंट इज दस अ प्रोसेस
to coordinate the activities of planning, organizing, directing, and controlling human effort and resources to achieve specific goals that one individual acting alone कैन नॉट अचीव. मतलब हमें वो मैनेजमेंट इस तरह करनी है कि वो एक आदमी वो टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए हमने मल्टीपल लोगों में वो काम इस तरह डिवाइड करना है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे कि वो सब लोग मिलकर एक ही गोल को अचीव करने में हेल्प करें इन अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन बाय रिमूविंग विद इन ऑर्गेनाइजेशनल बाय रिमेनिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क. यहाँ पे अगर हम ये डायग्राम बने देखें तो ये मैनेजमेंट का एक डायग्राम है दैट्स शोइंग दी कोऑर्डिनेशंस ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइज कि कैसे इंटरप्राइज में जो लोग हैं वो इन ऑर्गेनाइज्ड वे इन जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे काम करते हैं ऑफ द रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज किसी मैन पावर के फॉर्म में हो सकती है, वो रिसोर्सेज कोई मटेरियल हो सकता है, वो कोई प्लांट या मैनेजर हो सकता है, मशीन्स हो सकती हैं, या कोई लैंड या बिल्डिंग हो सकती है. अब हमने उसको इन एंटरप्राइज कैसे मैनेज करना है, किस तरह हमने उसको कोऑर्डिनेट करवाना है कि वो गिवन जो गोल्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो प्ले करें. सो मैनेजमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रिसोर्सेज क्या है. हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, हमारे पास मटेरियल्स है, हमारे पास प्लांट्स एंड मशीन है, हमारे पास मैन रिसोर्स सर्विसेज है, हमारे पास मैन पावर है. अब हम उसको क्या करेंगे, उस पावर उस सब इन सब रिसोर्सेज को लेकर हम उनको मैनेज करेंगे, हम उनसे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑब्टेन करेंगे, उनको हम फैक्ट्स प्लान करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, कंट्रोल मोटिवेट करेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे, उनको प्रॉपर प्लानिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गिवन ऑब्जेक्टिव और सर्विसेज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल या फिर ऑब्जेक्टिव है. तो ये सारा होता है मैनेजमेंट में कि हम उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम उनको प्लान कर रहे हैं, हम उनको एक एक जो है वो एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. द मैनेजमेंट अब देख रहे थे हम. तो मैनेजमेंट क्या होती है. मैनेजमेंट हम देख रहे थे, हम देख मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज of planning, organizing, directing, and controlling human efforts and resources to achieve specific tasks of the organization in an organizational framework to obtain the organization objective or goals. अब उसमें द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलकर काम कर रही होती है. एक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कुछ नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के बगैर कुछ नहीं है. सो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दस इंटर रिलेटेड एंड यूज्ड एज अ सिनोनिम येट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग. अगर हम ऑन दी वर्क लेवल बात करें तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिफरेंट काम होता है. एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन और जो मैनेजमेंट होती है वो गिवन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही होती है. एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होता कि वो ऑब्जेक्टिव और जो चीजें हैं वो सारी गोल को अचीव करे, वो मैनेजमेंट कर रही होती है. एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑपरेशन के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल. आगे गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये एडमिनिस्ट्रेशन की सरदर्द नहीं होती. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्वॉल्व डोमिनेटली in directing and less dominantly in planning and coordination. Planning, coordination, controlling एंड डायरेक्टिंग ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता. एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही होती है, ऑपरेशन को ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी चल रही है बस. एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन बट वो इन द वे उनको फाइनेंस कर रही होती है, उसको मशीनरी प्रोवाइड कर रही होती है, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन लैंड प्रोवाइड कर रही होती है. वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की. अब मैनेजमेंट की क्या काम है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जो रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ मैन पावर, इन फॉर्म ऑफ लैंड, इन फॉर्म ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किया उसको वो यूज करते हुए जो है वो अपनी प्रोडक्शन करें. सो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये काम कर रही होती है कि वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और मैनेजमेंट उन रिसोर्सेज को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर रही होती है. दी ऑर्गेनाइजेशन जो है द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती है, वो इन्फोर्सिंग दी पॉलिसीज ऑन द डेली मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन
क्या करती है, पॉलिसीज प्रोवाइड करती है फॉर द डेली मैनेजमेंट। और क्या प्रोवाइड करती है, एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू कैरी आउट द प्रोग्राम। और उसके अलावा वो फाइनेंस की मैनेजमेंट करती है, यानी उनको वो मनी प्रोवाइड करती है, लैंड प्रोवाइड करती है, वो उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और वो उसको सेट ऑफ पॉलिसीज प्रोवाइड करती है। और क्या प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइड provides, maintain and safeguard the appropriate resources of an organization। प्रोवाइड भी करेगी, उसको मेंटेन भी करेगी, और उसको सेफ गार्ड भी करेगी, और मेक श्योर करेगी कि मैनेजमेंट को रिसोर्सेज जो है वो मिलते रहे। लुकिंग आफ्टर द वीकनेसेस एंड इन्फ्लुएंसिंग, और वो ये भी देखेगी कि कौन कौन सी वीकनेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उनकी लुक आफ्टर करेगी। एज कम्पेयर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, द मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड डायरेक्ट them for gain the goals। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो क्या करती है, वो मैंने ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, प्लान, मोटिवेशन, ये कुछ भी नहीं देख रही होती। जो मैनेजमेंट है वो देख रही होती है, डायरेक्टली रिलेट करती है कि वो कैसे कंट्रोल करेगी, मोटिवेट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, प्लान कैसे करेगी, डायरेक्ट कैसे करेगी लोगों को और एम्प्लॉयज को, कि वो अपना जो गिवन रोल है वो गेन करें। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो किस मिशन और विजन पर जो है वो वर्क कर रही है, और उसका अभी करंटली कोई गोल या ऑब्जेक्टिव है तो वो क्या है, और उसको उसने कैसे अचीव करना है। ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, एंड द रिसोर्सेज दैट आर कॉल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव द गोल ऑफ द फर्म, एंड that can called upon the completion of the predefined objective। Planning, coordination, leading are the prominent areas of the management। लीड करता है एक मैनेजर, कोऑर्डिनेट करता है, प्लान करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है टू अचीव द गोल्स। और जो है द मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग द एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल विद इन दैम। यानी वो एम्प्लॉयज को भी देख रहा होता है और उनकी सेटिस्फेक्शन को भी देख रहा होता है, कौन, मैनेजर। सो फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग द फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फॉलोइंग terminologies एंड द concept मस्ट बी नोन। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट के लिए ये पता होना जरूरी है कि इंटरप्राइज क्या होती है। इंटरप्राइज एक ऐसा वर्ड है जो कि फॉर द फार्मास्यूटिकल फर्म या फार्मास्यूटिकल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज यूज हो सकता है, अगर उनका कोई स्पेशल विजन या मिशन है। सो इंटरप्राइजेस क्या होता है, इंटरप्राइज क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंटरप्राइज रिफ्लेक्ट टू अ कंपनी, अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन involved in the pharmaceutical business। Sometimes an enterprise may also called as a unit। हम फार्मेसी का जो प्रोडक्शन है उसको हम प्रोडक्शन यूनिट कह सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल यूनिट कह सकते हैं, या हम उसको इंटरप्राइजर यूनिट कह सकते हैं, या हम उसको इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। इस्टेब्लिश और इस्टेब्लिशमेंट और कोऑर्डिनेशन का भी नाम उसको दे सकते हैं हम। What may be the name used to represent an enterprise, have people working in a group and convert resources into desired goods and services। मतलब उस फॉर्म में लोग काम कर रहे होंगे, उनको रिसोर्सेज दिए जा रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और वो क्या करेगी, उन रिसोर्सेज को डिजायर्ड गुड या डिजायर्ड प्रोडक्ट में या सर्विसेज में कन्वर्ट कर देगी। All the firms involved the conversion of resources into the pharmaceutical product and services are collectively known as the pharmaceutical industry। यानी वो जो जो फर्म है जो गिवन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। A pharmaceutical firm thus is a part from the whole or pharmaceutical industry। आगे देखते हैं इंटरप्रेन्योर कौन होता है। Entrepreneur is an individual with an ability to see the opportunity to obtain necessary capital, labor, and other inputs to know how to put them together into operation successful। यानी इंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने सारे अपॉर्चुनिटीज को देखता है, अपने कैपिटल को, अपने लेबर को, अपनी इनपुट को, कि वो कैसे इन सबको जो है वो एक साथ लेकर आए इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रन करे और उससे अपने गोल और ऑब्जेक्टिव भी अटेन करे। So the entrepreneur or the individual who is known as entrepreneur also has the willingness to take
द पर्सनल रिस्क ऑफ सक्सेस और फेलियर। यानी जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वो वर्क करता है ऑन द रिस्क, उसका जो काम है, उसका जो ऑपरेशन है, इट कैन बी सक्सेसफुल, इट कैन बी अनसक्सेसफुल, तो वो रिस्क के साथ आता है। अ डिटेल ऑफ दीज रिसोर्सेज जो है वो गिवन, जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द एंटरप्रेन्योर। सिंपली द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज इज रेफर टू एज अ इंटरप्रेन्योर, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेन्योर। अब आगे आ जाते हैं रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जो गिवन रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर देती है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स में। अब रिसोर्सेज उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर दैट, द मनी, द लैंड, ये सारे जो होंगे रिसोर्सेज होंगे। द मनी, द लैंड, द बिल्डिंग, the man services, available materials, machines are the resources of an organization. These resources are sometimes also referred as the input, जिनका मेंटेन करना और जिनकी प्रोवाइडर किसकी जिम्मेदारी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, और जिनको मैनेज, कंट्रोल, मोटिवेट और कोऑर्डिनेट और उनका प्लान जो कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, मैनेजमेंट प्लान कर रही होती है। सो these resources are sometimes also referred as the input in an organization. These inputs are converted into products or services that are called as outputs. तो ये resources क्या है, इनपुट, और इनके यूटिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे या सर्विसेज होगी वो हमारा क्या होगा, आउटपुट। अ डिटेल ऑफ दिस रिसोर्सेज हैज बीन गिवन बिलो। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है मनी। सबसे पहले क्या है, मनी। मनी इज certainly needed to purchase and maintain building machinery, कैरिंग आउट ऑपरेशंस, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, उनकी मेंटेनेंस करनी है, हमें लोग हायर करने हैं, हमने उन लोगों को सिक्योरिंग करनी है, एफिशिएंट स्टाफ हमने सिक्योर करना है, हमने हायरिंग करनी है, हमने मटेरियल परचेज करना है। तो दीज यूजुअली रेफर्स एज द कैपिटल। जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं मनी। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। Land and building also required. Land is a convenient location to fabricate building and in other facility necessary to the operation for a pharmaceutical industry. हमें अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाना है, हमें अपना पैकेजिंग यूनिट लगाना है, हमें अपना किसी क्यूए डिपार्टमेंट बनाना है, हमें अपना स्टोरेज रूम बनाना है, वहां पर हमें लैंड भी चाहिए और उस सब के लिए बिल्डिंग भी चाहिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज आल्सो रिसोर्स फॉर द फार्मास्यूटिकल enterprise. And this is the basic resource जो कि एक फार्मास्यूटिकल फार्म में रिक्वायर्ड होती है। लैंड एंड बिल्डिंग आर रिलेटिवली परमानेंट एंड आल्सो नोन एज फिक्स एसेट। अब लैंड और ये सब चीजें तो बार बार चेंज नहीं होती, तो ये क्या है, एक इंटरप्राइज की फिक्स्ड एसेट है। It is worth mentioning that the Drug Act 1976 indicate that some conditions for location of the building of pharmaceutical and manufacturing जो है यूनिट वो रिक्वायर्ड होती है। वो कौन कौन सी है, A pharmaceutical factory is to be situated in a place away from open sewage drainage। यानी a pharmaceutical organization किसी open drainage के करीब नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा पब्लिक लेबोरेटरी के करीब भी नहीं होनी चाहिए, किसी पब्लिक प्लेस में भी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पोल्यूशन या डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो। It may not be located near any other factory that produce large quantities of dust, smoke or any other particle जो कि इंटरफेयर करे उसके क्लीनलीनेस को। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टेराइल प्रोडक्शन होनी है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की एयर जो है वो क्लीन होनी चाहिए और वहाँ की हवा जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इसलिए किसी ऐसे यूनिट के करीब भी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, और एनीथिंग दैट एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स or product. The factory shall be located in a sanitary place, remote from filthy surroundings and preferably not to be congested area पे भी नहीं होनी चाहिए, एक open area होना चाहिए। आगे हम बिल्डिंग की बात करें आफ्टर दी लैंड की, तो बिल्डिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव suitable size and constructed to facilitate adequate cleaning and maintenance and to permit manufacture drug अंडर हाइजीन कंडीशन। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गुड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंटाइल करने के लिए हमें वहां पर क्लीन रूम्स डिवेलप करने पड़ते हैं। क्लीन रूम के साथ वहां पे हमें एक बफर्स लगाने पड़ते हैं, हमें वहां पर जो लोगों की पैसेज वे है वो कंट्रोल करनी पड़ती है, हमें एयर कंट्रोल करनी पड़ती है, एचवैक सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, हवा को साफ रखने के लिए हैपा फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं ताकि हमारी जो डस्ट पार्टिकल है वो कंट्रोल कर सके। और हम जो है वो एयर लॉक्स भी लगाते हैं ताकि एयर की ट्रैवलिंग जो है वो इतनी कम हो इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एरिया कि वहां पे कंटामिनेशन की चांसेस थ्रू डस्ट या फिर
थ्रू पर्सनल जो है वो कम से कम हो। The building should be constructed that all the regulation of the good and manufacturing practices जो है वो good manufacturing practices के अंदर हो, और उसको वो हम implement भी कर सकें। हमारे एयर कंडीशनिंग जो है, हमें पता है हमें अपनी फार्मेसी की में जो मेंटेन करनी पड़ती है। हमने जो है वो, अब अगर हम किसी एक ठेकेदार को कह दें कि हमने जी छोटे छोटे रूम बनाने हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसकी बिल्डिंग जो है वो कैसे डिजाइन करनी है, तो वो एक फार्मासिस्ट ही डिजाइन कर सकता है, क्योंकि हमें छोटे रूम बनाने, अब एक ठेकेदार को नहीं समझ लगेगी कि ये छोटे छोटे कमरे क्यों बना रहे हैं। अब एक फार्मासिस्ट जो आर्किटेक्ट को जानता है वो बता सकता है कि ये रूम जो है वो मैंने क्यों छोटा सा एरिया खाली छोड़ा है, वहां पर वो बफर एरिया है। मैंने एक जो है एरिया क्यों उसके अंदर विंडो नहीं रखी, क्योंकि वहां पर एयर कंट्रोल मैंने करनी है, एयर लॉक्स मैंने क्यों लगाने हैं। मैंने एक ही कमरे में तीन चार दरवाजे क्यों लगा दिए, ताकि जो है वहां पे एयर कंट्रोलिंग की जा सके, पर्सनल फ्लो वहां पे मेंटेन रखे विद मिनिमम कंटेमिनेशन। और मैंने एक ही जगह पे जाने के लिए तीन चार दरवाजे क्यों रख दिए। तो ये सारा जो है फार्मासिस्ट को ही आइडिया होता है कि एक फार्मेसी की बिल्डिंग कैसे डिजाइन करनी है। आगे आ जाती है मैन सर्विसेज या मैन पावर। मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग। अब जो भी काम कर रहे होंगे बिल्डिंग में वो सारे सारे के सारे फार्म लोग ही होंगे, पर्सनल ही होंगे, रोबोट तो है नहीं। सो manpower is required for planning, controlling, producing, and performing other businesses operations, and quality and control for effective promotion. हमें मार्केटिंग के लिए भी चाहिए लोग, प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल में भी लोग चाहिए, और प्रमोशन में भी चाहिए। So the personals are also essential for the secretarial and other non-technical jobs. In some pharmaceutical firms, manpower is also involved to design and undertake research and development of the product. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी लोगों को चाहिए, वहां पे भी हमारे फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करने होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग या न्यू फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए, या प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए, डेरिवेटिव ड्रग डिजाइनिंग के लिए। According to the Drug Act 1976, a pharmaceutical worker free from contagious and obnoxious disease are an obvious requirement in a pharmaceutical industry. हमारा जो वहाँ पे पर्सनल जो मैन वहाँ पे काम कर रहा होगा, उसको कोई भी कंटामिनेटेड डिजीज या कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, कि वो एक आदमी से दूसरे आदमी को लग जाए, या कोई ओपन वोंड नहीं होना चाहिए उसको, क्योंकि वहां पे फिर कंटामिनेशन की चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। दी क्लॉथिंग, उनके अगर हम कपड़ों की बात करें तो वहां पे उनको स्पेशल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहां पे उनको स्पेशल क्लॉथिंग प्रोवाइड की जाती है, और द क्लॉथिंग शुड बी यूनिफॉर्म सुटेबल फॉर द नेचर ऑफ देयर वर्क and should be clean, and adequate facility of the personal cleanliness should also be given. वहां पे उनको क्लीन रूम्स, टॉवल्स, सोप, हैंड स्क्रब्स, ब्रशेस वगैरह प्रोवाइड करें, ताकि वो पर्सनल अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखें। वहां पे जो कपड़े उन्होंने बाहर पहने हैं वो फार्मेसी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर नहीं पहन के जाएंगे, वहां पे वो अपने कपड़े अलग से चेंज करके जाएंगे। स्पेशल जो है वो उनको जो है वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा इनसाइड दी प्रोडक्शन एरिया, ताकि वहां पर जो उनकी क्रॉस कंटामिनेशन थ्रू देयर क्लॉथ या कपड़े या फिर पर्सनल के थ्रू जो है वो ना हो। आगे आती है मटेरियल्स। मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है? मटेरियल या मटेरियल्स आर दी फिजिकल एलिमेंट्स दैट आर consumed in the process of production for the production of the output and are referred as the variable assets। ये सारे वेरिएबल एसेट्स हैं, मटेरियल हमारे वेरिएबल हो सकते हैं, वो कोई एक्सिपिएंट हो सकता है, फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है, कोई सॉल्वेंट वगैरह हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है। दीज आर दी कन्वर्टेड इनटू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड। और जो हमारे मटेरियल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड द मटेरियल यूजुअली एम्प्लॉयड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वो कौन कौन से हैं? वो जी हैं, वो है रॉ मटेरियल, वो है एक्सिपिएंट्स, वो है पैकेजिंग मटेरियल। तो आप सबसे पहले रॉ मटेरियल देखते हैं। रॉ मटेरियल आर दी ingredients that go in to our final products and are essential for the pharmacological action and of the drug। फिर आ जाती है एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स को होते हैं रॉ मटेरियल तो होगा ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि ड्रग के लिए थेरेपेटिक इफेक्ट देंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे। उसके लिए फिर अलग से टैबलेट की जो है वो बल्किंग के लिए एक्सिपिएंट्स भी होते हैं डिफरेंट। So the material which are the part of the final product, but they are inert and they don't have any pharmacological action,
बट दे आर नेसेसरी टू मेक दैट डोजेज फॉर्म, तो वो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। फिर आ जाते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स inventory is the stock of the parts and other basic inputs and the packaging of the pharmaceutical products. हमारी प्राइमरी पैकेजिंग, हमारी इंटरनल प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग, उसके अलावा पैकेजिंग के अंदर जो लीफलेट्स आते हैं, कोई स्पेशल कोई हमें एल्यूमिनियम फॉइल रिक्वायर्ड फॉर द पैकेजिंग, फॉर द थर्मोसेंसिटिव, या फिर कोई फोटो सेंसिटिव है उसके लिए हमें एमएल कलर की बॉटल्स चाहिए, तो वो सारा हमारा पैकेजिंग मटेरियल होगा, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फिर आ जाती है दीज कंप्राइज ऑफ द टैबलेट पैकेजिंग मटेरियल्स, क्लियर बॉटल्स, इम्फ्यूज वाइस एंड कॉटन, ये सारे हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। आगे आ जाते हैं हमारा ऑपरेटिंग सप्लाईज। कौन कौन सी ऑपरेटिंग सप्लाईज हमें चाहिए फॉर दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? ऑपरेटिंग सप्लाईज आर द मटेरियल्स यूज्ड इन फॉर द मेंटेनेंस, रिपेयर और फैसिलिटी प्रोडक्शन, बट डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। यानी वो फाइनल प्रोडक्ट का तो जो है वो हिस्सा नहीं बनेगी, मगर वो फॉर द प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है फिर भी। तो उसके बगैर हमारी प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, बट वो फैसिलिटेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। दिस मटेरियल आर यूजुअली स्मॉल इन नंबर एंड बीट लेस ऑफ एक्सपेंसेस, ये ज्यादा पैसा भी नहीं इनके ऊपर लगता एज कम्पेयर टू द अदर इन्वेंटरीज। Nevertheless, these are the essential into that of the operation. Example of this term, for example, हमें स्टेशनरी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ऑफिस रिलेटेड मटेरियल चाहिए, हमें रिपेयरिंग टूल्स चाहिए, हमें मशीनरी का कोई पार्ट चाहिए, कोई टूल चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए, हमें क्लीनिंग ऑफ द सप्लाई के लिए हमें कोई भी जो है वो इक्विपमेंट चाहिए, तो वो सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सप्लाईज हो जाएंगी, बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर द production of the final product, but they are facilitating the production of the final product. आगे जाती है finished good, यह हमारा final product. Finished good inventory consists of the stock of unsold final products. Finished products are stored at the manufacturing facility itself or at some point is distributed through the distribution channels. आगे यानी वही जो सेल और मार्केटिंग के लिए जो हमारा प्रोडक्ट जाएगा वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा, जो हमारे जो भी सिरप बन रही है, टैबलेट बन रही है, इंजेक्शन बन रहा है, जो भी है। देन आ जाता है मशीन। फिर हमारे प्रोडक्शन के लिए जो है ऑपरेटिंग सप्लाईज के साथ साथ हमारी कुछ मशीन्स भी रिक्वायर्ड है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं है, बट उनके बगैर हमारा प्रोडक्ट डिजाइन भी नहीं हो सकता, प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल पंचिंग मशीन हो गई, कैप्सूल फिलिंग मशीन हो गई, हमारे पास जो है वो एम्प्यूल फिलिंग मशीन हो गई, ये सारी मशीनरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इसको अब आगे डिटेल में देखते हैं। मशीन्स आर दी फिक्स्ड एसेट। मशीन क्या है? फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग एंड लैंड क्या है? हमारा फिक्स्ड एसेट है। ऑपरेटिंग सप्लाईज क्या है? हमारी फिक्स्ड एसेट है। और हमारी नॉन फिक्स्ड एसेट क्या क्या है? हमारा मनी, हमारी मैन पावर, हमारी मटेरियल्स, हमारा रॉ मटेरियल, हमारा एक्सिपिएंट, हमारा पैकेजिंग मटेरियल, हमारा जो है वो फिनिश प्रोडक्ट, ये हमारी सारी नॉन वेरिएबल है। फिक्स्ड एसेट क्या है? मशीन्स, लैंड एंड मैन, और building. Machines are the fixed items of the pharmaceutical firm, not include plant equipment and tools necessary to carry out operations of the pharmaceutical manufacturing for provision of storage and conditions, handling, transport of the material and finished product. तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, हमारी जो भी मशीनरी प्रोडक्शन के लिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी हमारी मशीन्स में आ जाती हैं। The heating and ventilation aids, the power plants, the office equipment and furniture also fall into this category of the machines. It is officially required that the necessary equipment should be provided for the manufacturing of the packaging of pharmaceuticals. The requirement of equipment in the various department would be different. हर department में different machines और different supplies required होंगी। आगे जाती है प्रोडक्टिविटी कि हम जो है कैसे गिवन रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो अचीव कर लेंगे। अब हमारा जो आउटपुट है वो हमारा है रिजल्ट जो कि हम अचीव कर रहे हैं, और जो हमारी इनपुट है वो हमारी सारे रिसोर्सेज हैं। अब हमने उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम करनी है।
अब एक ही एरिया है, वहां पर सेम हमारा इनपुट जा रहा है, बट हमारा आउटपुट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है. सो द प्रोडक्टिविटी इज द टाइमली प्रोडक्शन ऑफ द सेलिंग. अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो टाइमली प्रोड्यूस भी हो जाती है और सेल भी हो जाती है, तो हमारा प्रोडक्टिव वे जो है वो, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है. अगर हमारी मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आती है, तो वो भी हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी है. प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट. यानी मिनिमम आउटपुट और मैक्सिमम आउटपुट क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी होगी. The definition applies in an enterprise, industry, and economy as well as the whole. This is the text. The term productivity is used as the mean nothing more than the arthi, arthi, arithmetical ratio between the ratio between the amount of the product produced and the amount of resources that are being used at the course of the प्रोडक्शन. यानी एक रेशियो होगी बिटवीन दी, कि कितना हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है और कितनी हमारी इनपुट उसके ऊपर लग रही है. इनपुट में क्या क्या आ जाता है? इनपुट इंक्लूड्स लैंड, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, मैन पावर, मशीन्स, मनी, रिसोर्सेज एंड दी. जो है हमारा आउटपुट है उसमें क्या क्या आ जाती है? हमारी सर्विसेज और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. The goals of the management demands maximum output with the expenditures of the minimum input, but essentially without compromising the quality. यानी गिवन इनपुट में लेस से लेस इनपुट में हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेनी है, बट हमारी क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड नहीं होनी चाहिए. क्वालिटी हमने अपनी मेंटेन रखनी है. सेवरल एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारी प्रोडक्टिविटी की. हम इसके अंदर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड आ जाती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल हो जाती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन आ जाती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री आ जाती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन पावर आ जाती है, कि वही मैन पावर यूज करके हम कैसे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड. एक ही हमारा 4 कनाल की इंडस्ट्री है, उसमें हमारे 4 यूनिट्स हैं. एक दूसरी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें वो भी 4 कनाल की है और उसके अंदर 12 प्रोडक्शन यूनिट्स है, 12 सेक्शन है. तो आप देख लें, दोनों इंडस्ट्रीज हैं और दोनों ने सेम लैंड में अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी वैरी की हुई है. एक में 12 यूनिट और एक में 4 यूनिट है. और कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो मैक्स कर रही है, जिसने उसी 4 कनाल में जो है वो अपने 12 सेक्शंस बनाए हुए हैं, और वो अपनी लैंड को प्रॉपरली इन अ बेस्ट वे जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं टू गेन दी फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. तो आगे प्रोडक्टिविटी लैंड में क्या आ जाती है? The space of pharmaceutical industry would be utilized effectively by allocating the proper areas of equipment and all operation carried out. यानी हमने अपने एरियाज को, अपनी लैंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया इन अ प्रॉपर वे, कि जितना जितना रिक्वायर्ड है वही उसमें यूटिलाइज हो, हमारा कोई भी लैंड एरिया जो है वो जाया ना हो, और वहां पे हम अपना ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट रखें. इन दिस वे द प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एंड while utilize the less space. यानी कम से कम स्पेस में हम अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, तो दैट वुड बी दी प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड. आगे आ जाती है प्रोडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स. प्रोडक्शन ऑफ द नंबर. द प्रोडक्शन ऑफ नंबर्स प्रोड्यूस unit from the material nearest to the theoretical yield is the productivity of the material. यानी हमारी जो एक्चुअल yield है, अगर हमारी एक्चुअल हीट है वो हमारी जो है वो थ्योरेटिकल हीट से करीब करीब है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी. फॉर एग्जांपल, इफ अ skillful pharmacist can produce parenteral yield of 990 bottles from my theoretical yield of 1000 bottles. हमारी थ्योरेटिकल yield कितनी है? 1000 bottles की, बट एक फार्मासिस्ट जो है वो 990 bottles बना रहा है, एंड अनस्किलफुल पर्सन जो है वो 950 bottles बना रहा है, a fewer bottles than the same batch. तो एक जो स्किलफुल पर्सन है, एक जो फार्मासिस्ट है, वो क्या कर रहा है? प्रोडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल को मैक्सिमम कर रहा है. आगे आ जाती है इम्प्रूविंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन.
बट उस तो कैसे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अपनी मेथड ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सो इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन एट द सेम कॉस्ट अगर हम करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। अगर हमारी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो उसके करीब तरीके से हमारी एक्चुअल यील्ड आएगी, तो ये क्या होगी हमारी प्रोडक्टिविटी। अगर हम कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें तो वो हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। तो हमारा जो लॉस है वो कम से कम हो। मशीन लेबर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है वो 2500 वोटर्स बना रहा है, और एक जो प्रोफेशनल है वो बना रहा है 3500 वोटर्स एट द सेम टाइम। तो अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी मटेरियल और इम्प्रूव्ड जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके पास है, एक स्किलफुल फार्मासिस्ट प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के पास है, क्योंकि वो उसी टाइम और उसी रिसोर्सेज को यूज करते हुए 3500 बॉटल्स बना रहा है, और उसी के लिए एक जो लेबर है वो 2500 बॉटल्स बना रहा है। तो ये क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारी प्रोफेशनल जो प्रोफेशनलिज्म जो हमारी हायरिंग है उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, मैक्सिमम हुई। एज अ स्विचेस ऑफ पोजीशन, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों के ऊपर जो बर्डन है वो कम कर सकते हैं फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन। ताकि एक ही जो पर्सन है वो 7-8 घंटे के लिए काम कर रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। पहले 1-2 घंटे वो अच्छे तरीके से काम करेगा, बट बाद में उसकी जो इतनी एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी। अब हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे एक की जगह दो लोगों को हायर कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि आपने 2 घंटे बाद स्विच करना है। अब वो हर पर्सन जो है स्विच होके आ रहा है, वो 2 घंटे के रेस्ट के बाद जब आएगा तो वो आदमी जो है 2 घंटे के बजाय पूरे के पूरे 7-8 घंटे, पूरे 12 घंटे जो है वो काम कर रहा होगा, और उसको थकावट भी नहीं होगी, और वो अपनी सैचुरेशन में भी नहीं जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने अपनी मैक्सिमम जो है प्रोडक्टिविटी ली उन लोगों से बाय डिवाइडिंग और बाय गिविंग देम पोजीशन स्विचिंग। तो इससे क्या हुआ, कोई थका भी नहीं, उनके ऊपर बर्डन भी नहीं हुआ, और हमारा प्रोडक्शन जो है वो भी कंटिन्यू रही। तो इस ये सारे मेथड हैं टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन। इम्प्रूविंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, इफ आप इफ अ if a packer in a packaging department has been producing 30 packs within an hour, an improved method of work enables to produce 40 packs। यानी वही जो अनस्किलफुल पर्सन है वो 3 बना रहा है, स्किलफुल जो है वो 40 पैक्स बना रहा है। तो यहाँ पे पूरा कितना परसेंट का फर्क आया, 25% का फर्क। विद इन एन आवर एन इम्प्रूव्ड मेथड वर्क enables him to produce 40 packets in the same time, so the productivity increased by the 33.5%। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्किलफुल पर्सन जो है वो 100 बोतल बना रहा है, बट जो अनस्किलफुल लेबर है वो 50 बना रहा है, तो इधर प्रोडक्टिविटी कितनी मैटर हुई, इंप्रूव हुई, 50%। तो यानी हमारे जो स्किलफुल या फिर जो हमारे एजुकेटेड लोग होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, दे आर दी नॉलेजेबल पर्सन, और वो कुछ ऐसे टैक्टिक्स और मेथड यूज करेंगे जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और हमारे जो इनपुट है उसी रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमारी प्रोडक्टिविटी बाकियों से जो है वो ज्यादा हो। तो ये हमारी क्या होती है, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ द प्रोडक्टिविटी होती है। यानी उन्हीं कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमने प्रोडक्ट जो है वो बेटर से बेटर और अच्छी डिजाइन करनी है, क्वालिटी वाली, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। और हमारे जो प्रोडक्ट है वो भी प्रोड्यूस है इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी एंड मैक्सिमम ऑफ बेटर क्वालिटी। An increase in the production does not itself indicates an increase in the productivity। जरूरी नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ रहे हैं, और वो सेल नहीं हो रहा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो है। If the input of the resources goes up with the direction proportional to the increased output, यानी हमारी इनपुट बढ़ रही है तो उसके साथ साथ हमारी आउटपुट भी बढ़ रही है, दे विल रिमेन सेम, क्योंकि हमारी इनपुट भी बढ़ रही है, साथ साथ हमारी आउटपुट भी बढ़ रही है। हम आउटपुट कम कर देंगे, इनपुट कम कर देंगे, हमारी आउटपुट भी कम हो जाएगी। तो ये एक ना प्रोपोर्शनल वे जा रही है, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी रेंज अचीव नहीं हो रही। बस हमारी विद इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द रिसोर्स इंक्रीज करने से हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ी है, बट हमारी प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं हुई। प्रोडक्टिविटी ये होती है कि उसी कम से कम रिसोर्सेज में हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है। फर्दरमोर इनपुट
इंक्रीज्ड बाय ग्रेटर परसेंटेज ऑफ आउटपुट, यानी हमारी इनपुट ज्यादा इंक्रीज हो रही है बट हमारी आउटपुट उसके परसेंटेज में कम है, देन प्रोडक्शन जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो अचीव नहीं हुई। हायर प्रोडक्शन में भी अचीव एट द एक्सपेंस ऑफ द रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्टिविटी जो है वो भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। इन शॉर्ट हायर प्रोडक्टिविटी मीन्स more produced within the same expenditures of the resources। आगे जाते हैं effect of increased productivity। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उसका क्या इफेक्ट आता है? an increased productivity at the same cost or the production of the same amount जो है वो होती है, यानी सेम इनपुट सेम कॉस्ट पे हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वो हमारी क्या है? प्रोडक्टिविटी है। at less cost in the gain of a community as a whole, which may take various forms. Higher productivity provides opportunities for the raising the general standard of living, including the opportunities. For example, number one पे हम अगर देखें, largest supply of the pharmaceutical at lower prices। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से क्या होगा? हमारी लार्ज सप्लाई होगी एट दी लोअर प्राइस। तो हमारे जो इन्वेंडर्स होते हैं वो यही देखते हैं कि कम से कम प्राइस पे उनको कहाँ सा प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर हायर दी रियल अर्निंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लीडिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्दर इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब हमारी उसी रिसोर्सेज को यूज करते हुए जब हमारी अर्निंग ज्यादा होगी तो क्या हो गया? हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने के भी हमारे पास बजट आ जाएगा। जब पैसे ज्यादा होंगे तो वो पैसा हमारा बिजनेस के ऊपर लगेगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो और स्मूथ और एडवांस होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। नेक्स्ट, द इम्प्रूव ऑफ द वर्किंग एंड द लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। हमारे जो वर्कर्स होंगे उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनकी जो है वो वर्किंग कंडीशन, उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगी, इंक्लूडिंग शॉर्टर वर्क ऑफ आवर्स एंड इंक्रीज प्रॉफिट शेयरिंग। इस तरह उनका क्या होगा? उनका वर्किंग आवर कम होगा, उनकी वर्क शेयरिंग होगी, तो उससे क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे मैंने आपको पहले स्विचिंग की एग्जांपल बताई कि हम एक मशीन पर एक के बजाय दो लोग काम पे लगा देंगे, 2 घंटे एक शिफ्ट काम करेगा और 2 घंटे एक शिफ्ट पे काम करेगा, जिससे क्या होगा? उनकी बर्डन नहीं होगा, वो टायर्ड नहीं होंगे और दे विल हैव दी शॉर्टर आवर्स ऑफ वर्क। In general, are strengthened of the economic foundation of the country and the human beings। अब जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक फाउंडेशन वेलबींग है वो भी हमारी अच्छी होगी। आगे आती है प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे अचीव होती है? अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट बीइंग यूटिलाइज्ड इन अ डेली लाइफ एंड द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री। लाइकवाइज द ड्रग्स आर द प्रोड्यूस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ड्रग्स। अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी इज एस्टैब्लिश लीड टू अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। सब तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी होने का क्या मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट की नंबरिंग भी बढ़ गई है, abundantly and economically in the quantities and affordable price, और हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ गई और अब वो अफोर्डेबल और लेस प्राइस पे क्या है? अवेलेबल है। अब लोग क्या होंगे? उनकी जो स्टार्ट है उस प्रोडक्ट को खरीदने की वो बढ़ जाएगी क्योंकि उन प्राइस कम हो गई है। तो products produced abundantly affordable price will meet the requirement of every family in a community। जब हम लेस प्राइस पर जो है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, लेस कम से कम कीमत पर हम अच्छा क्वालिटी और बेहतरीन क्वालिटी और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी हर गरीब तबका, गरीब से लेकर हाई क्लास तक जो हमारा वो होगा, बायर होगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा सेल होगा और वो खरीदेंगे उनको। The productivity of a certain set of resources input is therefore the amount of goods या goals and the services that are produced from them। The resources are the disposable of manufacture company and has been enumerating in the earlier section. An appropriate blend of all these resources determine the productivity of pharmaceutical enterprise, and the management of the company is responsible for ensuring the द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इस तरह प्रोडक्टिविटी होगी क्या होगी? उससे हम अपने रिसोर्सेज को जाया नहीं करेंगे, अपने रिसोर्सेज को यूज करके जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी जो है वो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम करेंगे। आगे आ जाती है हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड डिफाइनिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कैसे?
इट मीन्स लैडर, एक ये लैडर होता है एंड दी पैकिंग ऑर्डर होता है। क्या होता है? लेटर होता है, पैकिंग ऑर्डर होता है। हर ऑर्डर में एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन का बनता होता है एंड दे हैव देयर डेजिग्नेशन एंड दे हैव दैट पावर। और रैंकिंग ऑफ अ पर्सनल इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस लेटर में क्या गिवन होता है? उस लेटर में दिया होता है उस आदमी का रैंकिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या होगी? उसकी हायरार्की होगी। इन टर्म ऑफ द मैनेजमेंट इट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट चेन ऑफ कमांड, कि कौन किसको कमांड कर सकता है, हमारी चेन ऑफ कमांड क्या जाएगी। सीईओ जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को कहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर मैनेजर आगे क्यूसी मैनेज को कहेगा, क्यूसी मैनेजर अपने ऑफिसर को कहेगा, ऑफिसर अपने लेबर को कहेगा। तो ये हमारी एक हायरार्की चलेगी जिसमें क्या होगा? डिजाइन चेंज ऑफ डेजिग्नेटेड चेन ऑफ कमांड्स चलेगी एंड रैंकिंग हु इज अकाउंटेबल टू whom। अब जो लेबर होगा वो डायरेक्टली अकाउंटेबल किस चीज को होगा? वो अपने मैनेजर को होगा, अपने ऊपर वाले ऑफिसर्स को होगा, सीईओ को होगा। जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है वो किसी लेबर को आंसरेबल नहीं होगा, वो उसकी कमांड नहीं सुनेगा, बल्कि वो किसी कमांड सुनेगा? वो सीईओ की कमांड सुनेगा। तो ये सारा हायरार्की होता है जिसमें एक डिफाइंड वे में हर पर्सन की डेजिग्नेशन और उसकी जेडी डिस्क्राइब्ड होती है कि कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको आंसरेबल है और कौन किसको आंसरेबल नहीं है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के पार्ट 2 में इसी चैनल अक्षर फार्मासिस्ट मरियम पर हम में पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडिंग मैनेजमेंट क्या होती है और कौन कौन सी मैनेजमेंट की टाइप्स हैं। और तो इंशाल्लाह हम इसको अगले पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 एंड कीप watching Akshay Pharmacist Mariam videos. And if you have liked this video, kindly like, subscribe, and share my channel and support me by sharing this to your circle. And kindly subscribe to my channel and do support as a indicator that you have liked my video. Thank you so much. Allah Hafiz. Keep watching and keep safe. Allah Hafiz.